हे गाइस, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं दैट इज़ वेक्टर्स। और आई होप आपने अगर ये टॉपिक को पहले पढ़ा हुआ है तो जिस तरह से आज हम लोग ये सीखने वाले हैं आपने गारंटी दे के बोल सकता हूँ मैं कि आपने इस तरह से पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। तो जो हम लोग पूरी फिजिक्स पढ़ेंगे इस पूरी की पूरी फिजिक्स में ये पूरा टॉपिक काम आने वाला है कि जिस तरह से हम लोग सीक्वेंशियल पढ़ने वाले हैं आपको लाइन बाय लाइन उसी तरह से ध्यान रखना और साथ में नोट्स बनाते हुए चलना है, ठीक है। ताकि आपकी फिजिक्स में अगर आपने इस टॉपिक को छोड़ दिया ना तो फिजिक्स आपसे नहीं होने वाली। गारंटी लेके आपको लिख के दे सकता हूँ कि अगर आपने इस टॉपिक को छोड़ दिया तो फिजिक्स भाई साहब रख दो, कुछ नहीं होने वाला है इसमें, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशन में कुछ चीज़ें पढ़ी थी। वो क्या थी? हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में आपने सुना था, याद है? मैंने आपको पढ़ाया था फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि मीजरेबल क्वांटिटीज़ होती हैं। लाइक हमने बोला था कि मास मीजरेबल होता है, लेंथ मीजरेबल होती है, ये सारी चीज़ मीजरेबल क्वांटिटीज़ थी। उनको हम लोगों ने बोला था फिजिकल क्वांटिटीज़, याद है? क्या बोला था? फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज में वही चीजें थी जो हमारी हम मेजर कर सकते थे। लाइक अगर मैं बोलूं कि मेरे दर्द हो रहा है तो दर्द तो मेजरेबल क्वांटिटीज नहीं है, सॉरी मेजरेबल क्वांटिटी नहीं, दैट मींस ये हमारा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। सपोज दैट मैं बोलूं मैं आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूं तो ये क्या हो गया? क्या मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं मेजर कर सकते हैं। तो जो क्वांटिटीज, अब मैंने बोला कि मैंने आपको 200 ग्राम चने दिए तो 200 ग्राम यानी मीजरेबल क्वांटिटी हो गई। इसका मतलब क्या है? ये हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे। अब हम करते क्या है कि फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं। पहला टाइप होता है हमारा, पहले भी आपने शायद सुना होगा कि पहला टाइप होता है हमारा वेक्टर्स और दूसरा होता है हमारा स्केलर, ठीक है। ये दोनों चीजें क्या होती हैं? देखो, वेक्टर, वेक्टर की जो हिंदी होती है दैट इज कॉल्ड सदिश, ठीक है ना, और इसको बोलते हैं आदेश, ठीक है ना। तो वेक्टर और स्केलर एक्चुअल में होता क्या है? देखो कुछ इस तरह समझो। मान लो मैंने बोला कि हाँ, देखो ये मान लो मैंने बोला कि मेरे पास ये बॉटल है, ठीक है। तो इस बॉटल का अपना वेट है, ठीक है ना। अब सोचो मैंने बोल दिया कि इस बॉटल का वेट 1 kg है। इस बॉटल का वेट 1 kg है। कितना है? 1 kg। तो 1 kg, क्या इस 1 kg को डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है? नहीं पड़ी। तो जो क्वांटिटीज जिनको हमें डिफाइन करने के लिए, जिनको बताने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, यानी हम सिर्फ इतना बता दें कि क्वांटिटी है कितनी। हमें इससे मतलब नहीं है कि वो क्वांटिटी एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, पूर्व में जा रहे हैं, ईस्ट में, मतलब इससे मतलब नहीं है हमको। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि वो क्वांटिटी है कितनी, एक्चुअल में उसका मैग्नीट्यूड कितना है। बात क्लियर है? तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है उनको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। बात क्लियर है? या अदिश राशि, ठीक है। और दूसरी चीज, मान लो मैंने बोला, इसको रख देता हूं। मान लो मैंने बोला कि मैंने आपको कॉल किया, ठीक है ना, और मैंने तुमसे बोला कि मुझे अपने घर से, तुम मुझे अपने घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर मिलो। कहाँ पर मिलो? 5 किलोमीटर की दूरी पर मिलो अपने घर से। तो जब मैंने 5 किलोमीटर बोला तो आपके मन में पहला सवाल आएगा कि 5 किलोमीटर कहाँ पर? 5 किलोमीटर कहाँ पर? तो जब भी ये सवाल उठता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, बात समझ आ रही है ना? जब भी हमें ये बात करनी होती है कि हम किस डायरेक्शन में जाना है, मान लो 5 किलोमीटर ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, किस डायरेक्शन में 5 किलोमीटर में, ठीक है ना, मंदिर के पास मिलना है या स्टेशन के पास मिलना है। 5 किलोमीटर दूर तो यहाँ से मंदिर भी है और 5 किलोमीटर दूर यहाँ से स्टेशन भी है। तो मिलना एक्चुअल में कहाँ पर है? स्टेशन में या मंदिर में? बात क्लियर है ना? या शमशान घाट में? तो ये बातें आपको डायरेक्शन बताएगी कि हमें मिलना कहाँ पर है। तो जब हमें 5 किलोमीटर के साथ में डायरेक्शन भी लग जाए तो उन क्वांटिटीज को बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटीज। बात क्लियर है? तो जब भी हम स्केलर क्वांटिटीज की बात करेंगे तो हम केवल और केवल मैग्नीट्यूड पे फोकस करते हैं। इस पर फोकस करते हैं, मैग्नीट्यूड पे, ठीक। और जब भी हम वेक्टर क्वांटिटीज की बात करते हैं तो हम मैग्नीट्यूड के साथ में, मैग्नीट्यूड के साथ में हम उसका डायरेक्शन भी डिफाइन करते हैं। बात क्लियर है तक? इसमें कोई दिक्कत?
तो स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए हमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, और वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। बात क्लियर? तो ये था बेसिक आइडिया वेक्टर और स्केलर का। ठीक है, एक आध एग्जांपल इसका समझ लेते हैं। वेक्टर सॉरी अगर स्केलर की बात करें, एक स्केलर का अच्छा अभी हम लोगों ने एग्जांपल किया था क्या, मास। मास को बताने के लिए हमें ये नहीं बताना पड़ेगा कि अगर हमारे पास 2 किलो की एक बॉल है या 2 किलो की हमारे पास बॉटल है, तो हमें ये नहीं बताना पड़ेगा कि 2 किलो की बॉटल हमारे पास नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में या वेस्ट में, हमको नहीं बताना पड़ेगा, हमें डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ेगी। तो मास को डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर इसकी बात करें यहाँ पर, तो इसका एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने किया था डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी विस्थापन। यानी अगर हम अपने घर से डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, यहाँ से मंदिर का डिस्प्लेसमेंट भी 5 किलोमीटर है और यहाँ से स्टेशन का डिस्प्लेसमेंट भी 5 किलोमीटर है, तो हमें देखना पड़ेगा कि हम किस डायरेक्शन में जाना है हमको। बात क्लियर है ना? तो अगर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन तो वेक्टर, और केवल मैग्नीट्यूड तो स्केलर। बात क्लियर है? दूसरी चीज हम क्या बात करते हैं कि जो वेक्टर होता है उसको दिखाने का सिंबल किस तरह से होता है, जो बेसिकली पहले सबसे पहले हम उसको दिखाते किस तरह से। तो वेक्टर को दिखाने का सिंपल तरीका होता है एक एरो। क्या होता है? एक एरो। ये अगर एरो बना हुआ, देखो सिंपल का मतलब, देखो सिंपल सा, जब भी हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो याद है ना, हम लोग महाभारत रामायण में देखते हैं कि जो तीर चलाते हैं, वही तीर किसी डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, तो वही पर्टिकुलर डायरेक्शन जो होती है वो वेक्टर को दिखाती है। ठीक है ना? जब भी हमें वेक्टर को दिखाना होगा तो हम उसको किससे दिखाएंगे? एरो से दिखाएंगे। बात क्लियर? दूसरी चीज, इस वेक्टर का जो नाम देंगे, मान लो इस वेक्टर को दे रहे हैं हम ए। ठीक है ना, इस वेक्टर को हमने बोल दिया ए। ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे? ए वेक्टर। तो ए वेक्टर को दिखाने के लिए उसके ऊपर हम ये छोटा सा एरो लगाते हैं। इस तरह से मान लो ए लगाया तो ए के ऊपर भी हम एरो लगाएंगे। अब ये नहीं कि ये वाला जो ए के ऊपर का एरो है ये डायरेक्शन नहीं बता रहा है, ये सिर्फ इतना बता रहा है कि ए जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। और ये जो एरो, बड़ा वाला एरो, ठीक है ना, ये जो लाइन बनी हुई है पूरी, ये बता रही है कि किस डायरेक्शन में। मान लो ये बना हुआ ए, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में ही तुम्हारा ए है। ठीक है, और मान लो बी हमारा है कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो जो नोटेशन होगा, नोटेशन में कोई फर्क नहीं आएगा कि जो इसके ऊपर वेक्टर जिस तरह से लगता है उसी तरह से इसके ऊपर लगेगा, बट ये जो होगा ये डिपेंड करेगा कि किस ओर हमें गिवन है। बात क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब देखो यहां तक बात क्लियर। अब जैसे हम लोग बात कर सकते हैं एक कुछ इस तरह से कि मान लो हमें एक एरो कुछ इस तरह का दिया गया है, ये दिया गया मान लो एक एरो। ठीक है, एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर कुछ इस तरह से दिया गया है। ठीक, अब प्रैक्टिकली देखो कि इन दोनों में से कौन सा वेक्टर बड़ा है। तो जाहिर सी बात बोलोगे ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो ये कॉमन सेंस भी बोलता है। दूसरी चीज क्या होती है कि जब भी हम वेक्टर को डिफाइन करते हैं या जब भी हम वेक्टर का नोटेशन दिखाते हैं, तो जो वेक्टर बड़ा होता है उसको हम बड़े एरो से दिखाएंगे और जो वेक्टर हमारा छोटा होगा उसको हम छोटे एरो से दिखाएंगे। मान लो हमारे पास दिया गया है कि जो ए वेक्टर है उसकी वैल्यू है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है, और दूसरा जो बी वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा 10 है। तो बी वेक्टर हम बड़ा दिखाएंगे और ए वेक्टर हम उससे आधा दिखाएंगे। बात क्लियर है? लंबाई की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम चीज़ों को समझते हैं। इसको आप नोट करो थोड़ा सा। तो बच्चों आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब हम इसमें आगे क्या बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग कुछ देखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, आपने इसको 9th क्लास से पढ़ते चले आ रहे होंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको एक्सेस सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सेस सिस्टम। हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्देशाक्ष तल। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम या एक्सेस सिस्टम। ठीक भाई, एक्चुअल में क्या होता है कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 एक्सेस दिखाते हैं। किस तरह से? 1, 2 और 3। ठीक है, एक होती है हमारी एक्स एक्सेस, ठीक है, दूसरी होती है हमारी वाई एक्सेस और तीसरी होती है हमारी जेड एक्सेस। इस तरह से हम दिखाते हैं। तो अब एक्चुअल में होता क्या है, देखो ध्यान से। ये तीनों की तीनों डायरेक्शंस, ये तीनों के तीनों एक्सेस या डायरेक्शंस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। एक हमारा ये, एक हमारा ये और एक हमारा ये, मेरी मुंडी ऊपर की तरफ। ठीक है ना, तो इस तरह से कुछ होता है। अब देखो ध्यान से, जब भी हमें स्पेस में कोई पॉइंट निकालना है तो उस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कोऑर्डिनेट्स। और कोऑर्डिनेट्स जो लिखते हैं वो किस तरह से लिखते हैं कि अगर 2D में है हमारा सिस्टम, हमारा सिर्फ एक्स और वाई में दिया गया है, तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे? एक्स कॉमा वाई। और 3D में दिया गया है तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड।
बात क्लियर है? तो जो भी हमें पॉइंट दिखाना है उस पॉइंट को हम x, y, z के टर्म्स में, यानी हम x में कितनी दूरी चले, हम y में कितनी दूरी चले और हम z में कितनी दूरी चले। यहां तक बात क्लियर है? तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। देखो थोड़ा सा ये जो भी है समझने की कोशिश करो। तो यहां पर देखो मैंने एक रूम के कॉर्नर की तरह ही बनाया हुआ है। ये किस तरह से, इस डायरेक्शन में मैंने एक्स एक्सेस को दिखाया हुआ है। ये इस डायरेक्शन आपकी एक्स एक्सेस है, इस डायरेक्शन में ये वाली डायरेक्शन जो आपकी तरफ वाली डायरेक्शन है ये आपकी वाई डायरेक्शन, और जो ऊपर की तरफ की डायरेक्शन है इसको मैंने जेड डायरेक्शन माना है। अब देखना हम लोग करते क्या है। देखो जब भी हमें स्पेस में कोई पॉइंट फाइंड करना होता है तो हम करते क्या है, कुछ दूरी एक्स में चले, समझ आ रहा है, फिर कुछ दूरी देखना है, इसे देखना, कुछ दूरी हम एक्स में गए, लेट मी पेन से समझाता हूँ आपको, जस्ट अ मिनट। देखो इधर, देखो हम लोग कुछ दूरी जब x में चले, दिख रहा है, कुछ दूरी फिर हम y में चले, समझ आ रहा है, और कुछ दूरी हम z में गए, तब हम जाके किसी पॉइंट में पहुंच पाते हैं। आप अगर जहां पर बैठे हो आप अपने रूम के कॉर्नर को देखें और रूम के कॉर्नर पे देखने का प्रयास करें कि आप तीनों डायरेक्शंस मान लें, x, y एंड z। ठीक है, आप x में कुछ दूरी चले, फिर उसके बाद y में कुछ दूरी चलो, ठीक है, और उसके बाद z में कुछ दूरी चलो, तो आप स्पेस में एक पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, जितनी दूरी आपने x में, y में, z में चली होगी, उसी को रेस्पेक्टिवली हम लिख के उस कोऑर्डिनेट को बताते हैं। ठीक है, x, y, z करके। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमें किसी पॉइंट को मान लो हम दिखाना, मान लो हम x में चले 2, कितना चले 2, ठीक है, फिर y में चले हम कितना, मान लो 3, ठीक है, और फिर z में चले हम मान लो 4, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे जाके हम पहुंचे हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 2, 3, 4। बात क्लियर? दूसरी चीज हम इसमें क्या बात करते हैं कि हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो हमने लिख लिए, अब हम क्या करते हैं कि हम एक रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। वो रेफरेंस पॉइंट जनरली हम किसको मानते हैं, ओरिजिन को मानते हैं। आप समझ रहे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझना। हम क्या मानते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर लिया, ठीक भाई। रेफरेंस पॉइंट से जिस पॉइंट तक हम गए हैं, हम कहां तक गए, 2, 3, 4 तक गए हैं, उस पॉइंट को आपस में मिला दो, इस तरह से मिला दिया, एरो की सहायता से हमने मिला दिया। ठीक है, तो यही जो एरो होता है ये क्या होता है, हमारा वेक्टर। क्या होता है, वेक्टर। तो वेक्टर जो होता है इसको बेसिकली पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं। तो जो भी पॉइंट हमें स्पेस में दिया गया है उसको रेफरेंस पॉइंट से मिलाओ, तो जो एरो बन रहा है दैट इज कॉल्ड उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। बात समझ आई? तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि जिस भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं उसको रेफरेंस पॉइंट से मिला दो, तो वहां तक का जो वेक्टर बन रहा है उसी को बोलते हैं हम उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, अब वेक्टर को दिखाने का तरीका क्या होता है, देखो ध्यान से समझो मेरी बात को। हम लोग एक्स वाई जेड 3 एक्सेस सिस्टम की बात करते हैं, 3 एक्सेस की बात करते हैं, तो हम करते क्या है कि 3 टर्मिनोलॉजी डिफाइन करते हैं। इसमें क्या क्या डिफाइन करते हैं, एक होती है हमारी आई कैप, दूसरा होता है हमारा जे कैप, और तीसरा होता है हमारा के कैप। ये किस बला का नाम है इसको समझते हैं, ध्यान से देखो। जब भी हम किसी पॉइंट तक पहुंचे, मान लो हम 2, 3, 4 तक पहुंचे, ठीक भाई, तो होता क्या है कि जैसे मान लो कि हमारा एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस, ठीक है, हमें एक्स में कुछ दूरी चलना है, हमें एक्स में कुछ दूरी चलना है, तो वो दूरी हम कैसे चलेंगे। जैसे आप कभी भी अगर दर्जी की दुकान पे गए होंगे या आप कभी कपड़ा खरीदने गए होंगे तो आपने कपड़े पर दुकान पर देखा होगा कि दुकानदार इतना बड़ा एक मीटर रखता है, एक स्केल रखता है, देखा कभी कपड़ा जब नापता है उससे, इतनी बड़ी स्केल से क्या करता है, वो कपड़ा नापता जाता है। 1 मीटर ऐसे कैसे करेगा वो, 1 मीटर कपड़ा लिया और ऐसे करके नाप लिया, 1 मीटर हो गया, फिर वहाँ दूसरी जगह जहाँ से उसने पकड़ा हुआ है इस जगह फिर स्केल को लगाया, फिर 2 मीटर, फिर जहाँ तीसरी जगह से उसने पकड़ा फिर 3 मीटर, इस तरह से नापता है। तो उसका बेसिकली किया क्या, उसके पास मीटर स्केल होती है, इतनी बड़ी मीटर स्केल आपने मोस्टली देखा ही होगा किसी भी शॉप पे, तो मीटर स्केल इतनी बड़ी होती है उसके पास।
तो अब करता क्या है वो कि 1 मीटर 2 मीटर, अब उसने ये नहीं किया कि 3 मीटर इकट्ठे नाप दिया कि उसके पास तो स्केल 1 मीटर की होती है। तो उसी तरह से होता क्या है कि जब भी हम एक्स में कुछ दूरी चलते हैं तो वो दूरी हम चलने के लिए क्या करते हैं कि किसी एक यूनिट वेक्टर की सहायता लेते हैं कि एक्स में हम कितनी दूरी चले, तो दो साथ में एक यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट वेक्टर का जो मान होता है वो कितना होता है 1। वो कितना होता है 1। तो हम सिंपल यूनिट वेक्टर को एज अ कदम मान सकते हैं, इंस्पेक्टर कदम नहीं, एज अ कदम, स्टेप। ठीक है, तो हमने मान लिया कि यूनिट वेक्टर इज अ स्टेप। ठीक है, तो जैसे हम एक स्टेप चले इसका मतलब एक यूनिट वेक्टर हो गया, बात समझे। तो यूनिट वेक्टर को जैसे मान लिया हमने कुछ भी ए मान लिया, तो ए हमारा क्या है यूनिट वेक्टर, ए कैप हमारा यूनिट वेक्टर है, तो कितना हो गया 1 ए कैप। दूसरा कदम चले 2 ए कैप, फिर इसके बाद फिर तीसरा कदम चले 3 ए कैप। अब ए कैप जो है वो इस डायरेक्शन के लिए ही होगा कि जब हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारा ए कैप होगा। बात समझ आ रही है। तो उसी तरह से पर्टिकुलर एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर्स को डिफाइन कर देते हैं। एक्स डायरेक्शन में हमारा जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है हमारा आई कैप, वाई डायरेक्शन में जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है दैट इज जे कैप, और जो हमारा जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है वो होता है हमारा के कैप। इसका मतलब क्या है, अगर एक्स में हम 2 स्टेप चल रहे हैं, एक्स में अगर हम 2 स्टेप चल रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे कि 2 आई कैप चले हैं, 2 आई कैप चले हैं। वाई में अगर हम मान लो 3 चले तो वाई में क्या लिखेंगे 3 के सॉरी जे कैप। वाई के लिए जो कदम है, जो स्टेप, उसको हमने क्या बोला है जे कैप। तो वाई में जो चले 1 2 3, इसका मतलब क्या हो गया 3 जे कैप। फिर कहां गए हम जेड में, जेड में कितना चले 4, तो इसको किस तरह से लिखेंगे कि जो हमारा जेड डायरेक्शन है उसमें 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम, कहां तक पहुंच गए उस वाले पॉइंट तक, फाइनली हम पहुंच गए। बात क्लियर है यहां तक। तो इसको बोलते हैं हम यूनिट वेक्टर्स, और इनके टर्म्स में जो हमने पोजीशन वेक्टर को जब हम लिखेंगे तो वो होता है पोजीशन वेक्टर का ओरिजिनल फॉर्म। तो पोजीशन वेक्टर को जनरली हम आर वेक्टर से दिखाते हैं। तो आर वेक्टर को हम लिखते किस तरह से, ध्यान देखो, आर वेक्टर का जो लिखने का तरीका होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि ए आई कैप, ए क्या है एक्स एक्सेस में चली गई दूरी, यहाँ पे एक्स एक्सेस में चली गई दूरी कितनी 2, तो ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो सकती है 2। ठीक है, दूसरी चीज प्लस बी जे कैप, ठीक, तीसरी चीज प्लस सी के कैप। बात क्लियर। तो ये होता है रेडियस वेक्टर को या पोजीशन वेक्टर को दिखाने का तरीका कि हम किस तरह से लिखते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। बात क्लियर है तक। तो आपको सिंपल किस तरह समझना है कि यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं। यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड होता है 1। मैग्नीट्यूड का मतलब उनका सिंपल मान कितना होता है 1, जैसे 1 कदम, तो कदम को हमने यहां पर क्या मान लिया है यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो 1 कदम चले मतलब 1 यूनिट वेक्टर, यानी 1 आई कैप, एक्स में की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 2 कदम चले अगर एक्स में तो हो गया 2 आई कैप, अगर 3 कदम एक्स में चले तो 3 आई कैप। आई इज इक्वल टू कदम, आई इज इक्वल टू 1 कदम इन एक्स डायरेक्शन, बात क्लियर है। अब देखो दूसरी चीज ये भी होती है, ये जो कदमों की लंबाई है, अब देखो ऐसे हो सकता है कि हम बोलते हैं कि जे जो है वो क्या है, वो 1 कदम है, इन वाई डायरेक्शन, और जो जेड है, सॉरी जो के कैप है, के कैप क्या है हमारा 1 कदम इन जेड डायरेक्शन। बात समझ आ रही है। बट देखो ध्यान से, क्या जो एक्स में चले गए कदम हो, जो वाई में चले गए कदम हो, और जो जेड में चले गए कदम हो, क्या तीनों की तीनों कदमों की जो लंबाई होती है, कदम की लंबाई समझते हो ना, जैसे मान लो ये हमारा आदमी है, तो जब ये आदमी चला तो मान लो इसने इतना बड़ा कदम रखा। बात समझ आ रही ना। देखो ये चल रहा ना, ये चला इस तरह से 1 कदम 2 कदम 3 कदम इस तरह चल रहा है, तो हो सकता है अभी कदम की लंबाई सिर्फ इतनी है, तो मान लो हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि ये कदम की लंबाई जो एक्स में है वो वाई में भी सेम हो और वो जेड में भी सेम हो। तो हो सकता है वो एक्स में इतने छोटे छोटे कदम रख के चल रहा हो सकता है वाई में कदम की लंबाई ये हो, इस तरह चल रहा हो, 2 ही कदम में पहुंच गया, हो सकता है जेड में वो 1.5 ही कदम में पहुंच जाए। बात समझ आ रही है ना। तो जरूरी नहीं कदमों की लंबाई सेम हो, यानी इसका मतलब क्या है, जरूरी नहीं कि इसका मतलब क्या आई जे के जो है वो तीनों सेम नहीं है, जैसे इसका एग्जांपल किस तरह सुन सकते हैं कि हो सकता है कि जो एक्स में डिस्टेंस दी गई हो वो आपको सेंटीमीटर में दी गई हो
हो सकता है जो वाई में आपको कोऑर्डिनेट दिए गए हो, जो सिस्टम दिया गया हो, वो आपको मीटर में दिया हो सकता है। जनरली ऐसा करेगा नहीं, मतलब जनरली तीनों सेम रहते हैं, बट हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि तीनों सेम ही दिए जाएं आपको। जब आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि हम लोग इस तरह से ग्राफ बनाते हैं, मान लो इधर हमारा वी बना हुआ है, इधर आप शायद आपने पढ़े होंगे, इधर पोटेंशियल बना है, इधर हमारा करंट बना हुआ है, ठीक है ना, तो इधर ये होता है वोल्ट में, इधर चलता है हमारा एम्पियर में। तो इस तरह से आप इस कदम को हम चेंज भी मान सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि यूनिट वेक्टर होता क्या है और ये किस तरह से काम करता है। पसीना इतना टपक रहा है कि नीचे मेरे पैर पे गिरा जाके, ठीक है। तो बात क्लियर है तक, इसको आप नोट कर लो। तो अभी तक हम लोगों ने सीख क्या लिया है, हम लोगों ने ये सीख लिया है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम किस तरह से काम करता है, एक्स वाई जेड क्या होते हैं, आई जे के कैप क्या होते हैं, एक पोजीशन वेक्टर को हम दिखाते हैं किस तरह से दिखाते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। यहाँ पे आई जे के कैप ये सब क्या होते हैं, आई कैप होता है हमारा यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस में, ठीक है। मतलब हमारा जो आई होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा हमारा 1, और सिर्फ आई की दिखाता है क्या, डायरेक्शन को दिखा रहा है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है 1। बात समझ रहे? इसको आप एक एग्जांपल ऐसे भी समझ सकते हो, गिव मी अ मिनट। तो इसको एक इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लो ये जो है, ये ब्लू वाला पेन दिख रहा है, ये वाला ब्लू पेन, ये ब्लू पेन एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर को दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर हमने ये पैमाना चल दिया, इसका मतलब 1 2 3 4, समझ आ रहा है, ये हो गया एक्स के लिए। ये जो फुल रेड वाला पेन है ये आपको दिखाएगा कि वाई में हम कितना चल रहे हैं। तो इस तरह से 1 वाई में चल दिए, 2 चल दिए, मतलब एक तरह से कदम दिखा रहा है, ये एक्स में कदम, ये वाई में कदम और ये जेड में कदम। इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक्स में चलेंगे तो इससे नापेंगे दूरी, 1 2 3 4 5 इस तरह से। जब हम वाई में चलेंगे तो इससे नापेंगे दूरी, 1 कदम 2 कदम 3 कदम इस तरह से नापेंगे। और जब इसमें चलेंगे तो हम जेड में तो 1 कदम 2 कदम 3 कदम इस तरह से चलेंगे। बात समझ आ रही है? तो सिंपल आपको ध्यान क्या रखना है कि ये हमारा आई कैप, ये हमारा जे कैप और ये हमारा के कैप। तो ये सिंपल एक यूनिट वेक्टर, इसका ये कितना पेन कितना है हमारा, एक पेन है। इसका मतलब क्या, इसकी वैल्यू कितनी है 1, इसकी वैल्यू कितनी है 1। बट इसकी जो रेडनेस है, जो मैंने बताया कि ये जो रेड पेन है ये सिर्फ किसमें दिखाएगा कि दिखा रहा है कि मैं वाई में एक पेन चला हूं। ये पेन का मतलब क्या है जे कैप, इस पेन का मतलब क्या है आई कैप, इस पेन का मतलब क्या है के कैप। बात क्लियर है? अब देखो क्या करते हैं। दूसरी चीज हम करते क्या है कि जब भी हमें किसी मैग्नीट्यूड को दिखाना होता है तो हम जैसे हम लोग वेक्टर को दिखाने का सिंबल क्या दिखाता है, आर के ऊपर हम ये वेक्टर लगा दें, ये क्या हो गया हमारा वेक्टर, ये हमारा किसका सिंबल है, सिंपल मतलब अगर हम किसी भी डायरेक्शन को दिखा रहे हैं समझ लो, ठीक है ना, तो हमारा वेक्टर का सिंबल हो गया। अगर हमें उसके मैग्नीट्यूड को दिखाना है, किसको दिखाना है, मैग्नीट्यूड को, तो मैग्नीट्यूड को दिखाने के लिए हम करते क्या है, मैग्नीट्यूड को दिखाने के लिए हम करते क्या, इस पर से वेक्टर साइन को हम हटा देते हैं। यानी हमारा सिंपल किससे दिखाया जाएगा, अगर हमें मैग्नीट्यूड को दिखाना है तो हम किससे दिखाएंगे, आर से, सिंपल आर से, आर वेक्टर दिखाएंगे। तो कुछ समझ आ रहा होगा कि वेक्टर हटा दिया, इसका मतलब क्या बन गया, वो मैग्नीट्यूड बन गया उसका 5 10 15, उसके आगे क्या आई कैप जे कैप हमें नहीं पता, ठीक, जब ये लिखा हुआ है। दूसरी इसको और किस तरह दिखाते हैं, और इसको वेक्टर लगा के मॉड में भी दिखा सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मॉड आर कैप। क्या बोलते हैं, मॉड आर कैप। इसका सिंपल मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड, आर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका मतलब आर का मैग्नीट्यूड। बात क्लियर है यहाँ तक? तो आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अब अगली क्लास में हम लोग जो बातें करेंगे वो वेक्टर क्या पार्ट 2 में बातें करने वाले हैं। तो चलो आज की क्लास को खत्म करते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।